नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडियन ओपिनियन। मैं हूं दीपक मिश्रा। अपनों पर सितम, गैरों पर करम। उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार में बीजेपी के ब्राह्मण नेताओं का हाल लगभग ऐसा ही है। राष्ट्रीय राजनीति में एक बड़ी खबर देते हुए भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस का ब्राह्मण चेहरा कहे जाने वाले जितिन प्रसाद को ज्वाइन कराया है। जितिन प्रसाद कांग्रेस की सरकार में केंद्रीय मंत्री भी थे, 2 बार सांसद भी रह चुके थे। उनके पिता जितेंद्र प्रसाद बड़े नेता थे, उनका कांग्रेस पार्टी में काफ़ी प्रभाव था। जितिन प्रसाद जो कि केंद्रीय मंत्री रहे, 2 बार सांसद रहे, बड़े नेता माने जाते हैं, पूरे देश में उनका नाम है। लेकिन फिर भी उन्हें ज्वाइन कराने के लिए बीजेपी के बड़े नेताओं को वक्त नहीं मिला, राष्ट्रीय अध्यक्ष को वक्त नहीं मिला, जेपी नड्डा को वक्त नहीं मिला। और गृह मंत्री अमित शाह, जो अक्सर जब भी किसी बड़े नेता की, किसी बड़ी शख्सियत की ज्वाइनिंग होती है बीजेपी में, तो अमित शाह दिखते हैं ज्वाइनिंग कराते हुए मंच पे। अमित शाह नहीं दिखे, उन्हें वक्त नहीं मिला जितिन प्रसाद के लिए, जिन्हें एक ब्राह्मण चेहरा मान के भाजपा में ज्वाइन कराया गया। इसलिए ज्वाइन कराया गया क्योंकि भाजपा के रणनीतिकार ये मान चुके हैं कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण समाज नाराज़ है। कहने को तो उत्तर प्रदेश की सरकार में कई ब्राह्मण मंत्री हैं, कहने को तो उत्तर प्रदेश की सरकार में तीनों सबसे बड़े अधिकारी ब्राह्मण बनाए गए हैं। सरकार के चीफ सेक्रेटरी भी ब्राह्मण हैं, सरकार के डीजीपी भी ब्राह्मण हैं, सरकार के प्रमुख सचिव गृह भी ब्राह्मण हैं। लेकिन बावजूद इसके साधारण ब्राह्मणों को यदि अपना काम कराना हो तो उनकी सुनवाई नहीं होती। क्यों? क्योंकि जिलों में जो मशीनरी काम कर रही है या प्रदेश सरकार में जो ब्यूरोक्रेट्स काम कर रहे हैं, वह साधारण ब्राह्मणों को सम्मान नहीं देते, उनकी सुनवाई नहीं करते, उनकी तकलीफ़ों की उपेक्षा करते हैं। इस तरह के आरोप लगातार बीजेपी सरकार पर लग रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि जितिन प्रसाद के आने से क्या करिश्मा होगा? क्या जितिन प्रसाद के आने से नाराज़ ब्राह्मण मान जाएंगे, बीजेपी के लिए एकजुट हो जाएंगे? क्या उसी तरह का रिस्पांस ब्राह्मण समाज से मिलेगा जिस तरह का 2017 के विधानसभा चुनाव में मिला था? और उत्तर प्रदेश में लगभग 15% जो ब्राह्मणों की आबादी है, 15% आबादी है, लेकिन ब्राह्मण 30% मतदान पर अपना प्रभाव डालते हैं। ये माना जाता है कि जितनी आबादी ब्राह्मण की है उससे कहीं ज़्यादा, उससे कम से कम 2 गुने वोटों पर उनका सीधा प्रभाव होता है। क्योंकि ब्राह्मण एक बौद्धिक समाज है, बुद्धिमान हैं, निष्पक्ष हैं, तार्किक हैं। अधिकांश ब्राह्मण, ज़्यादातर ब्राह्मण निष्पक्ष होते हैं। वो समाज में जो बात करते हैं उन्हें दूसरे वर्गों के लोग भी गंभीरता से सुनते हैं। जो सियासी सब्जेक्ट है, इस समय जो हमारे सामने राजनीतिक विषय है, वहाँ पर हम चर्चा ब्राह्मण राजनीति की कर रहे हैं। तो जितिन प्रसाद को बीजेपी लाई है, हालांकि बहुत आशा, बहुत उम्मीद के साथ नहीं लाई है, क्योंकि न तो अमित शाह थे उस मंच पे, न तो जेपी नड्डा थे। पीयूष गोयल ने उनकी ज्वाइनिंग करा दी। जितिन प्रसाद बीजेपी में इन हो गए और अब उनके ऊपर एक जिम्मेदारी है कि वो कम से कम उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों को, बीजेपी को फिर से एक बार सत्ता का उपहार देने के लिए तैयार करें। हम आपको उत्तर प्रदेश सरकार का हाल बताते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में आबकारी विभाग के मंत्री हैं राम नरेश अग्निहोत्री। राम नरेश अग्निहोत्री का हाल ये है कि उनके विभाग के अधिकारी उनका सम्मान नहीं करते। आबकारी विभाग में किसे कहाँ पोस्टिंग मिलेगी, किसे सस्पेंड किया जाएगा, किसके साथ क्या होगा, कहाँ पर क्या फ़ैसला लेना है, इस बात में बताया जाता है सूत्रों के हवाले से कि मंत्री राम नरेश अग्निहोत्री की कोई बड़ी भूमिका नहीं होती है। उनके विभाग के प्रमुख सचिव, उनके विभाग के कमिश्नर उन्हें ज़्यादा तवज्जो नहीं देते हैं। अब मंत्री जी कैसे अपनी ही सरकार में अपना दर्द कहें, लेकिन उनसे जुड़े लोग, उनसे जुड़े सूत्र ये बात बताते हैं। इसी तरह आपने पिछले दिनों देखा कि मंत्री ब्रजेश पाठक को अपनी बात कहने के लिए मीडिया का सहारा लेना पड़ा। लखनऊ के सीएमओ भी मंत्री ब्रजेश पाठक की बात नहीं सुन रहे थे, लखनऊ के डीएम भी उनकी बात नहीं सुन रहे थे। लखनऊ में ब्रजेश पाठक के जानने वाले लोगों की कोविड से इलाज के अभाव में मौत हो गई। उन्होंने लखनऊ के प्रसिद्ध इतिहासकार योगेश प्रवीण को एम्बुलेंस दिलाने के लिए सिफारिश की। यानी ब्रजेश पाठक की इतनी भी वैल्यू नहीं थी कि उनके कहने पर योगेश प्रवीण को समय से एम्बुलेंस मिल जाता, बेड मिल जाता, इलाज मिल जाता। ये बात उन्होंने खुद स्वीकार की। उन्होंने एक पत्र लिखा, उस पत्र को उन्होंने वायरल भी कराया, मीडिया में भी दिया
क्योंकि वो खुद ये समझते थे कि ये पत्र जब तक मीडिया में नहीं आएगा सरकार में कोई सुनवाई नहीं होगी। तो उत्तर प्रदेश की सरकार में ब्राह्मण मंत्रियों का क्या हाल है आप अंदाज़ा लगा लीजिए। ब्रजेश पाठक की सुनी नहीं जाती, बड़े नेता हैं, दिग्गज नेता माने जाते हैं। बीजेपी में जब आए तो ये हुआ कि भाई इनका बड़ा सम्मान होगा, बड़ा कद होगा, कैबिनेट मंत्री बना दिया गया, लेकिन सिर्फ दिखाने के लिए। बेसिक शिक्षा विभाग में सतीश द्विवेदी को मंत्री बना दिया गया, लेकिन अभी किस तरह से उनकी बेइज्जती हुई, किस तरह से उनके सगे भाई को नौकरी छोड़नी पड़ी, वो एपिसोड आप सबने देखा। उनके भाई को भी राजनीति का शिकार बनाया गया, उन्हें भी बनाया गया। और ज़्यादातर प्रमुख सचिव ब्राह्मण मंत्रियों को कोई तवज्जो नहीं देते। ज़्यादातर बड़े अधिकारी बीजेपी के ज़्यादातर ब्राह्मण नेताओं की सुनवाई डीएम एसएसपी भी जिलों में नहीं कर रहे हैं, ये आपको पता है। अभी कुछ ही दिनों पहले प्रतापगढ़ में एक ब्राह्मण विधायक का हाल आपने देखा ही था कि किस तरह से एसएसपी के आगे उन्हें सड़क पर लेटना पड़ रहा था, लोट लोट के रो रहे थे, चिल्ला रहे थे। ब्राह्मण विधायक थे, कप्तान ने उन्हें बेइज्जत किया, धमकाया, ऐसा उन्होंने आरोप लगाया और सड़क पर लेट लेट कर अपनी तकलीफ बयान कर रहे थे। तो उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार में ये ब्राह्मणों का सम्मान है, ऐसी बातें सामने आ रही हैं और ऐसे आरोप खुलेआम लग रहे हैं। खैर, अब माननीय जितिन प्रसाद जी आ गए हैं, जो कि स्वयं विधानसभा का चुनाव हार गए थे। कितनी मजबूत पकड़ है उनकी समाज में, इस बात से पता चलता है कि विधानसभा का चुनाव वो काफ़ी अंतर से हारे थे। खैर, उनके आने से हो सकता है कि कुछ सियासी लाभ हो, लेकिन एक सवाल उठता है, आप अपनी पार्टी के ब्राह्मणों को कितना सम्मान दे रहे हैं? लक्ष्मीकांत वाजपेयी कितने समय से हाशिए पर हैं? लक्ष्मीकांत वाजपेयी वो संघर्षशील प्रदेश अध्यक्ष थे, उस समय विधायकी जीते थे जब बीजेपी की स्थिति बहुत खराब थी, लेकिन लड़ते रहे बीजेपी के लिए। अखिलेश यादव की सरकार में पूरे प्रदेश में मूवमेंट चलाया उन्होंने, हर जनपद में जाते थे, सड़कों पर धरने पे बैठ जाते थे, स्कूटर से निकल जाते थे। ईमानदार नेता रहे, पूरा जीवन समर्पित कर दिया बीजेपी की विचारधारा के लिए। आज उनकी क्या दशा है? पिछले लंबे समय से, कई वर्षों से, 4 वर्ष से अधिक समय हो गए हाशिए पर पड़े हैं। उत्तर प्रदेश में जहां उन्होंने तपस्या की भाजपा के लिए, वहां पूर्ण बहुमत की सरकार बन गई भाजपा की। कई दूसरे दलों से आए लोगों को मंत्री बना दिया गया, दूसरे दलों से आए लोगों को एमएलसी बना दिया गया, हर वर्ग के लोगों को एमएलसी बनने का मौका मिला, लेकिन उनका नंबर नहीं आया। इतना ही नहीं, राज्यसभा की जब सीटें आई तो बीजेपी ने राज्यसभा में भी हर वर्ग के लोगों को भेजा, तमाम ऐसे लोगों को भेजा जो शायद बीजेपी की विचारधारा से लंबे समय तक नहीं जुड़े थे, लेकिन लक्ष्मीकांत वाजपेयी जैसे तपस्वी नेता को हाशिए पर रखा गया। तो बीजेपी के नीति निर्माताओं को ये समझना होगा कि ब्राह्मण समाज एक विद्वान समाज है। जब आप देख रहे हैं कि अखिलेश यादव ब्राह्मणों को न्योता दे रहे हैं, उनका सम्मान कर रहे हैं, अखिलेश यादव परशुराम जयंती की शुभकामनाएं दे रहे हैं, जब आप देख रहे हैं कि दूसरे दल ब्राह्मणों को अपने खेमे में मिलाने के लिए प्रयासरत हैं, जब आप देख चुके हैं कि पंचायत चुनाव में आपका बुरा हाल हो गया, ग्रामीण क्षेत्रों के ब्राह्मणों ने आपको खारिज कर दिया, इसके पहले आपने निकाय चुनाव में भी हाल देखा कि नगरीय क्षेत्र में भी, स्थानीय निकायों में भी आपको पराजय मिली, क्योंकि नगर क्षेत्र के ब्राह्मणों ने भी आपको इग्नोर किया, इसलिए कि आप उन्हें लगातार इग्नोर कर रहे हैं। तो आपको समझना होगा कि राजनीति में जनता अब समझदार हो गई है, सभी वर्गों के लोग होशियार हो गए हैं। और ब्राह्मण तो कहा जाता है कि विद्वान होते हैं, उनमें शिक्षा का स्तर भी ज़्यादा है। गरीब ब्राह्मण भी शिक्षा पर ध्यान देते हैं, एक रोटी कम खाते हैं लेकिन मेहनत से पढ़ाई करते हैं। तो ब्राह्मणों को ये समझ में आ रहा है कि उत्तर प्रदेश का जो राजनीतिक समीकरण है वर्तमान में, उस समीकरण में उनकी क्या हैसियत है, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी में। तो वो अपना भविष्य, वो अपना वर्तमान देखकर अपना भविष्य तय करते हैं। हालांकि वो राष्ट्र प्रेमी हैं, उनके लिए उनका भूखा पेट, उनके बच्चों की गरीबी, उन्हें नौकरी नहीं मिल रही है, सरकारी योजनाओं के दरवाजे पहले से ही उनके लिए ज़्यादातर बंद हैं, उन्हें पैदाइशी आपने सक्षम मान लिया है, पैदाइशी अमीर मान लिया है। आप निष्पक्षता से सर्वे करें तो आप पाएंगे ज़्यादातर ब्राह्मण परिवारों का आज भी बुरा हाल है। पुश्तैनी संपत्ति उनके पास ज़्यादा नहीं होती है, बेहद गरीबी में जीते हैं, लेकिन मान सम्मान और स्वाभिमान को, राष्ट्रभक्ति को, देश हित को वो प्राथमिकता पर रखते हैं, इसलिए कभी सड़कों पे आके उग्र प्रदर्शन नहीं करते हैं। उन्होंने कभी बसें नहीं तोड़ी, कभी ट्रेनों को नहीं रोका, उन्होंने आपसे कभी अपने लिए अलग से सुविधाएं नहीं मांगी, उन्होंने नहीं कहा कि किसी के हिस्से की रोटी छीन कर उन्हें दे दो। तो ब्राह्मण त्यागी है, तपस्वी है, राष्ट्रभक्त है, लेकिन मूर्ख नहीं है, ये समझना होगा। और
हम उम्मीद करते हैं कि जो भी दल इस तरह की जातिवादी सियासत करते हैं, जो भी दल लोगों को जातियों पर बांटकर उनका शोषण करने की योजना बनाते हैं, उनकी योजना जनता सफल नहीं होने देगी। और कम से कम ब्राह्मण समाज तो ऐसे दलों की योजनाओं को सफल नहीं होने देगा जो समाज को बांटकर, लोगों को मूर्ख बनाकर शासन करना चाहते हैं। धन्यवाद।